नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट की। एनएफएस नया मनुवाद है बीजेपी और आरएसएस का। बीजेपी ने पलटवार किया है और धर्मेंद्र प्रधान कहा है कि 60 साल तक शाही परिवार ने छला है इस देश को, एससी, एसटी, ओबीसी को छला है। नॉट फाउंड सुटेबल, ये कितना हकीकत है, कितना फसाना है, या सियासत के लिए अब एससी, एसटी, ओबीसी जरूरी है कि इनको क्या मिला क्या नहीं मिला, अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों और छात्राओं से मिल रहे थे, तब उन्होंने ये एनएफएस वाला नया हमला बीजेपी पर बोला था। लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि 2004 से 14 के बीच में कितनी भर्तियां हुई, क्या हुआ और इन 11 सालों में क्या किया। और अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी और क्यों जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जिसके हाथ में सत्ता रही हो, अवसर रहा हो सेवा करने का, उसको बोलने का हक नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, देश भर में पिछड़े समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखने के लिए जानबूझकर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉट फाउंड सूटेबल यानी उम्मीदवार अयोग्य अब नया मुनवाद है। दरअसल कांग्रेस नेता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वे उन छात्रों के मसले पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नॉट फाउंड सूटेबल यानी एनएफएस अब नया मुनवाद है। एससी, एसटी और ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहे। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुट गई है। उन्होंने लिखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हर जगह यही साजिश चल रही है। एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, बल्कि हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने डूसू के छात्रों से बात की और अब हम सब मिलकर बीजेपी और आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक 22 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंचे थे, जहां उन्होंने डूसू के छात्रों से बात की थी। ये बातचीत डूसू के अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ बातचीत करना और प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा करना था। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक देश में कांग्रेस का शासन रहा, उसे ऐसा बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गरीबी बढ़ती रही। जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था, आरक्षण भारत के विकास में अयोग्यता को बढ़ावा देगा। देखो, जिसके हाथ में सत्ता रही हो, अवसर रहा हो सेवा करने का, उसको बोलने का हक नहीं है। 67 साल कांग्रेस की सरकार रही, गरीबी बढ़ती रही। कांग्रेस की सरकार रही, उनको सत्ता का हस्तांतरण मिला था अंग्रेजों से, लड़ाई लड़े थे सुभाष चंद्र बोस, हमारे निषाद गए, अंग्रेजों को मारे, काटे, आजाद कराए, संविधान बन गया। तो संविधान बनने के बाद क्या वो करेंगे? क्या आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी पढ़ी है
कि हम नौकरी में पसंद नहीं करते आरक्षण है। हम कहते हैं ये जो है आरक्षण जो है अयोग्यता को बढ़ावा देगा भारत के विकास में। आप उनके जो नाना है उनका आवाज आप खुद सुन सकते हो कि किस तरीके का है आज के दिन में है। तो ये तरीका है कि जब फंडामेंटल राइट में था कि हर 10 साल के अंदर पढ़ा देना सबको, देखिए 70 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ तब जाके मैं सर्व शिक्षा अभियान लाया। फिर उन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र किया उनकी सरकार ने कि शिक्षा तो दिया लेकिन मेरिट छीन लिया, मतलब ज्ञान छीन लिया। इसके अलावा राहुल गांधी के डीयू दौरे को लेकर आपत्ति जताई गई और इसे इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया। एक बयान में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह राहुल गांधी के दौरे की निंदा करती है और उम्मीद करती है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। लगभग 1 घंटे तक राहुल गांधी के ठहरने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी, जिससे एक प्रमुख छात्र संगठन का कामकाज बाधित हुआ। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। ये राहुल गांधी ने फिर एक बार नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने उस पर लंबी चौड़ी सफाई क्या कहे, कांग्रेस पर हमला बोल दिया है और ये कमान संभाली केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। लेकिन ये एनएफएस क्या वाकई में हक मारने का एक नया तरीका है? किसी भी कैटेगरी में हो, क्या ऐसा हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? या ये सिर्फ सियासी जंग है दोनों पार्टियों के बीच में, या दोनों ही न एससी एसटी ओबीसी की हिमायती हैं? पुष्कर जी, भारतीय लोकतंत्र का शायद ये दुर्भाग्य कहेंगे कि तमाम सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सरकारों का नजरिया आरक्षण को लेकर के कोई बहुत बेहतर नहीं रहा। और मैं बड़े दुख के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर जाकर के करेंगी, भारत में संवैधानिक संस्थाएं भी आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं दम तोड़ती हैं। और हम ये देखते हैं कि भारत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि शायद उसने सबसे ज्यादा न्यायिक हस्तक्षेप झेले। देखिए, 2 चीजें मैं आपको बताता हूं कि भारत का जो दलित है वो आरक्षण अधिनियम 1935 है। देश की आजादी से पहले इस देश का जो दलित है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के दायरे में आया। लेकिन जब देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद तमाम संस्थानें जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जो दलित है, जो लंबे समय से इस देश की व्यवस्था से कहीं ना कहीं दूर रहा, आरक्षण के माध्यम से, क्योंकि भारत में आप ये देखेंगे कि संसाधनों का बेहतर जो वर्गीकरण नहीं है, एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं देश के जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो जंगल जमीन हो, उनसे दूर रखा गया। तो आरक्षण उनके जीवन में एक ऐसी उम्मीद थी कि, और वो बाकायदा उसने सिद्ध भी किया। बाद में जहां जहां वो लागू हुआ उसने सिद्ध भी किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि चूंकि केंद्र में आरंभिक अवस्थाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी और 70 के दशक तक आते आते कांग्रेस की बहुत सारी सरकारों ने ये कहा कि चूंकि अवेलेबल नहीं है, आरंभिक अवस्था में उनके लोग अवेलेबल नहीं है, और जब इस देश का दलित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर के एजुकेशन ग्रहण करता है और जब वो अवेलेबल होता है तो तब उनको कहा, एक नया बहाना आया कि ये अवेलेबल तो है लेकिन नॉट फॉर सुटेबल है। तो ये सारी चीजें रही। मेरा मानना ये है पुष्कर जी, अब हमको मंथन करना चाहिए। और एक छोटे सा उदाहरण आपको बताता हूं, आरक्षण पे सिर्फ एनएफएस नहीं लगता। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2011 में विज्ञापन संख्या 42 में बाकायदा 320 दलित लोगों की नियुक्ति हुई प्रोफेसर के महाविद्यालय के अंदर। उसमें आधे लोगों ने ज्वाइन कर लिया और आधे लोगों को लेकर के न्यायालय के हस्तक्षेप की वजह से उनकी नियुक्ति छूट गई। अभी आप 24 के आरंभ में देखेंगे कि बाकायदा हाई कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर गया और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि इन लोगों को ज्वाइन कराएं। लेकिन योगी जी की सरकार है, अब यह कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। उन 154 लोगों को पिछले 1 साल से हाई कोर्ट का स्पेस आदेश आने के बावजूद भी सरकार जांच करा रही है। और जांच किस बात की करा रही है? जांच इसलिए करा रही है कि 150 दलित शिक्षकों का हक माना जा रहा है। उनको, जिन लोगों को 2011 में ज्वाइन करना चाहिए था और उसमें 18 लोगों का तलाक हुआ है,
और बाकायदा 3 लोग उसमें हार्ट अटैक से मरे हैं। एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अवसाद में आकर के आत्महत्या की है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। देखिए, दलित को अलग करके अब भारत का विकास कैसे करेंगे? एक बड़ी आबादी है, अगर भारत विकास करेगा उसको विकास के माध्यम से लाएंगे। और आरक्षण भारत में सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है। आप एक छोटी सी बात बताता हूं पुष्कर जी, मार्टिन लूथर किंग का वो ब्लैक का वो आंदोलन देखिए। अमेरिका का जो जो ब्लैक्स है वो 60 के अंतिम दशक में बाकायदा डाइवर्सिटी करके एक आरक्षण जैसा ही एक प्रावधान था और अमेरिका के ब्लैक्स को उसमें शामिल किया गया। आज आप अमेरिका में जाकर के देखिए, जहां पूंजीवाद है, जहां बहुत बड़ा कंपटीशन है, लेकिन ब्लैक को हर क्षेत्र में काम करने, वो गीत में, वो संगीत में, वो फिल्मों में, वो टैंक में, वो कहीं ना कहीं उनकी एक हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई। तो सरकारों का नजरिया बेहतर नहीं है। और एक छोटी सी बात कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी जिस बात को कह रहे थे विश्वविद्यालय के अंदर, ये भी तो यही है ना धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी तो बताइए कि जो रोस्टर बहुत लंबे समय से 200 पॉइंट का था उसको आपने 13 पॉइंट का कर दिया। 13 पॉइंट का रोस्टर करते ही भारत के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें जानबूझ करके अगर 50 लोगों का विज्ञापन निकल रहा है, जैसे मेरठ विश्वविद्यालय में देखेंगे एक विज्ञापन मेरे पास है, वह एक भी दलित नहीं है, क्योंकि आपने रोस्टर ऐसा बनाया। और उसमें जाकर के बड़ी मुश्किल से लोग बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और वो पुराना का पुराना रोस्टर लागू किया। लेकिन इस दौरान सरकारें 10,000 लोगों को कहीं ना कहीं नियुक्ति दे चुकी थी, उसमें कोई भी दलित और कोई भी पिछड़ा नहीं था। तो ये सरकारों की चाल है। मैं सिर्फ कांग्रेस से सवाल नहीं पूछूंगा, हाँ नियत में एक बात मैं आपको यहां जरूर कहूंगा कि देखिए, मैं राजीव गांधी जी का एक टाइम है 89 के आसपास, उन्होंने बाकायदा स्पेशल ड्राइव चलाए और स्पेशल ड्राइव चला करके कहीं ना कहीं इस देश के दलितों को, जो कांग्रेस ने पुरानी गलती करी, उसको भरने का कोशिश किया। 2007 में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने तमाम वो इस तरह के विज्ञापन और तमाम लोगों को बाकायदा ऐसा मौका दिया। तो मेरा कहना यह है कि अगर एक आरक्षण को लेकर के जिस तरह की भ्रांति होती है कि आरक्षण से आने वाले लोग वो कर्मठ नहीं होते, अभी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में आप बताइए ना, गरीब कौन है? जो सामान्य जाति का व्यक्ति है, जिसके पास भारत में सबसे ज्यादा संसाधन है। अगर भारत में ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद 90% लोग लोअर ओबीसी के नहीं है, चलिए एससी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें आप जो गरीब है, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनको ईडब्ल्यूएस में नहीं है। एक आज आप कहीं ना कहीं घालमेल कर रहे हैं, तो ये सवाल सरकारों से पूछे जाएंगे। जी, एक बात है सतीश जी, आपने बड़ी बेबाकी से बताया, शुरुआत में कांग्रेस रही 70 के दशक तक, और उसके बाद आपने राजीव गांधी की भी तारीफ की, और अब धर्मेंद्र प्रधान से भी बड़े तीखे सवाल पूछे। लेकिन ये समस्या कहीं पे जाके आप छात्रों से बात कर लिए या धर्मेंद्र प्रधान ने लिख दिया कि किसने किया, आरोप प्रत्यारोप से नहीं खत्म होगी ना। जब मौका रहता है तब तो कोई करता नहीं है ना। अब दूसरी बात, नहीं देखिए क्यों ये मुद्दा, मैं आपको बताऊं, मैं सवाल ले लीजिए, ये मुद्दा उठ क्यों रहा है, मैं बताऊं क्यों, कि अब जातीय जनगणना होने जा रही है, जो क्रेडिट इस समय एनडीए भी ले रहा है, और राहुल गांधी तो कह ही रहे थे पिछले 5 सालों से कि जातीय जनगणना तो आपको करा के रहनी पड़ेगी। उसी के मेकओवर या उसी में आगे जुड़ने के लिए कि हम तो आपके साथ खड़े, और साथ उसके कोई नहीं खड़ा है, जो आप आंकड़े बता रहे हैं। अब जो आंकड़े धर्मेंद्र प्रधान ने दिए कि 57% विश्वविद्यालयों में एससी की, 63% एसटी की और 60% ओबीसी वर्ग के शिक्षकों के पद रिक्त थे 2014 से, तो इसके जिम्मेदार तो राहुल गांधी है ना, तब तो सांसद भी थे। नहीं देखिए पुष्कर जी, आप एक की बातें करके देखिए, सवाल सरकारों से पूछे जाते हैं, सरकार में कौन है? अगर जो गलती कांग्रेस ने की है, लोगों ने मौका दिया ना, स्पष्ट बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी को दी है ना, तीसरी बार वो सरकार में है ना। देखिए मुद्दा यह नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक आतंकवाद है जो भारत की तमाम संवैधानिक संस्थानें और भारत की सरकार इस देश के दलितों के खिलाफ चला रही है। ये सामाजिक आतंकवाद है। क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरी कोई समस्या होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा?
एक दलित आदमी के अगर अधिकार माने जाएंगे, या तो मैं कोर्ट का रास्ता अपनाऊंगा या आपका विधायिका के पास जाऊंगा, नेताओं के पास जाऊंगा, क्या वो क्या करे? उसमें ऐसी स्थिति में उसके सामने क्या है? मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अभी 2 दिन पहले एक अधिवेशन हुआ है बाकायदा कनाडा में, टोरंटो में, और वहां पे कास्ट फ्री को लेकर के कुछ चर्चा हुई, इस तरह के मुद्दों को भी लेकर के वहां तमाम दलितों के संगठन ने यह कहा कि अब इस देश के दलितों को तीसरी आजादी, जो एक सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी, जो संविधान के दायरे में होगी, उसको आप खूनी क्रांति मत दें, एक सामाजिक आवाज लोगों को बताया जाएगा कि अगर इस देश का दलित सशक्त होगा तो भारत भी सशक्त होगा, क्योंकि वो भी तो उसका हिस्सा है ना। अब ये चीजें निकाल करके, अब ये जातीय उन्माद फैला करके, और जातीय जनगणना से जातीय उन्माद नहीं फैलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, 1870 में भारत में पहली बार जब जनगणना हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े नहीं डिक्लेयर हुए। लेकिन ऐसे वो क्या हालात हुए कि 1931 के बाद या तो सरकारें क्यों नहीं चाह रही थी, कहीं ना कहीं वो छुपाना चाहती थी एक लोगों की हिस्सेदारी। क्या आपको नहीं लगता कि भारत के तमाम लोगों की हिस्सेदारी भारत के तमाम संस्थानों में तय हो? क्या अब ऐसा समय नहीं आ गया कि जब तमाम सरकारी पदों को प्राइवेट की तरफ मोड़ दिया पर्देदारी गया तो है, नहीं चलेगी। तो क्या हम ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर एक कदम आगे बढ़े, कि प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर के आप रिजर्वेशन कीजिए? क्योंकि ये कह देने से कि रिजर्वेशन के आ जाने से कार्यशैली के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल बाकायदा डाइवर्सिटी के तहत आरक्षण को लेकर के पूरी दुनिया में अपनी प्रगतिशील होने का कहीं ना कहीं डंका पीट रहा है। सतीश तो जी, सरकारों का ये नजरिया सतीश जी, मेरे हिसाब से मैं आपकी कहीं ना बात कहीं नहीं काट रहा हूं, ये मैं बस गलत है। एक छोटी सी बात जी, कहूंगा, एक छोटी सी बात जी। कहूंगा। 77 जी। साल आजादी के, और याद कीजिए अमेरिका 77 साल की आजादी के बाद रेड इंडियंस काट रहे थे एक दूसरे को, तो जी। कहीं तो आगे है ना, हर चीज अमेरिका से कंपेयर नहीं हो सकती ना। अभी नहीं, मैं ये नहीं कह- जी अभी कम से नहीं, कम मैं ये नहीं कह रहा हूं। बेसिक एम्यूनिटीज तो पहुंचे लोगों के पास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये तो पहुंच पाए पहले, तब अमेरिका से बराबरी कर लेंगे कि आरक्षण दे दें। आप ईमानदारी से मानिए, अब हर वर्ग में गरीब है, हर वर्ग में है। मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि जनरल में कितने लोग ईडब्ल्यूएस से कितने लोग आ पा रहे हैं? सरकारों को नहीं, सोचना आप- पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी जी बोलिए जी। आप, नहीं, प्लीज। देखिए पुष्कर जी जी, देखिए पुष्कर जी, मैंने उसी दिन जिस दिन ये सरकार बाकायदा कैबिनेट में ईडब्ल्यूएस को लेकर के आया था, मैं बहुत सारी डिबेट में था, मैंने ये कहा कि मैंने तो इतना कहा कि अगर आपको लगता है कि जो सामान्य जाति के 15% लोग हैं, उनको तमाम लोगों को आरक्षण के दायरे में लाया जाए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से या कोई दूसरे माध्यम से, ठीक है, उनको लेके आइए। और एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि देखिए सुनिए, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। नहीं है, आरक्षण बिल्कुल। सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर के भारत में बाकायदा संविधान में शामिल किया गया। आप वो देखिए, वो तमाम संविधान सभाओं की वो डिबेट्स देखिए, वहां कहीं भी ये धोखा है, ये कहीं ना कहीं धोखा है कि जो आरक्षण का प्रावधान आरंभिक अवस्थाओं में किया गया, वो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन था। लेकिन सरकारों ने जब ओबीसी को आरक्षण देने की बात आई, ये भी मैं कहूंगा कि मंडल कमीशन जो बना है, मंडल कमीशन की आरंभिक रिपोर्ट आप देखिए ना, वहां कहीं भी आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। लेकिन एक मंडल कमीशन या कोई भी कमीशन अगर आप उसके मूल आधार परिवर्तित करते हैं, तो बाकायदा आपको संसद से अमेंडमेंट करना पड़ेगा या राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन यह भी एक दुर्भाग्य है कि मंडल कमीशन में बाकायदा इस तरह के प्रोसीजर को ना फॉलो करके आप अपने तरीके से उसके अंदर आपने आर्थिक चीजें डाल दी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गरीब है उसको आरक्षण ना मिले, उसको भी आरक्षण मिले। अगर सरकारों को लगता है, अगर सरकारें फेल हैं कि भारत से गरीबी दूर नहीं हो सकती और अगर आरक्षण के माध्यम से हो सकती है, करें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के हमारी नीयत में खोट है, और वो जो संस्थाओं को जिस तरीके से अड़ेंगे, मैंने कहा उत्तर मैं आपको बिल्कुल, मैं आपके पास 100% अगर सरकार कहे, डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ सकती है, दावे के साथ कह रहा हूं कि 154 लोगों को ज्वाइन नहीं करा रही सरकार। सरकार के पास वो फाइल है, योगी जी के पास फाइल है। सरकार आप 154 की बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक में भी तो वही लफड़ा पड़ा है। ये हुआ है ना सर, 20,000 कहां गए वो लोग?
सरकार सिर्फ 2367 लोगों को नौकरी दी। या तो आप कानून चेंज कर दीजिए कि नहीं है। और मजे की बात यह है कि सदन के अंदर खड़े होकर सरकार दावा करती है हमने गलत नहीं किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, और कोर्ट मान रही, डबल बेंच मान रही, और सरकार के ज्यादातर मंत्री बाहर ये मान रहे हैं कि वहां चूक हुई, और 3 साल से भटक रहे हैं। जी 3 साल से ऊपर हो गए, 3.5 साल हो गए। मैं वही कह रहा हूं, जिसको मौका मिलता है वो उस समय राजनीति कर रहा है। इसका हल नहीं अभी तक कोई बता पाया, ना कोर्ट निकाल रही है, सुप्रीम कोर्ट दे डिसीजन। भाई आप जिस केस की बात कर रहे हैं 154 लोगों की 2011 से, वो है तो वही। उसमें कोर्ट में जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, सरकारें जवाब देंगी, लेकिन कोई जाना भी नहीं चाह रहा। पोस्ट लिख के सब, इस समय वोट की राजनीति है। विपक्ष को समझ में आया है कि संविधान बदलो या आरक्षण खत्म कर देंगे। 15 में बिहार में हिट हो गया था, और अब फिर बिहार में चुनाव है, यही सरकार को फांस लो। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का फैसला दिया, किसी दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष खुल के बोल पा रहा उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं। सिर्फ मायावती ने उस पर स्टैंड लिया। जी मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, 100% आपकी बातों से सहमत हूं। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैंने आपको शुरुआत किया था कि भारत की न्याय व्यवस्था ने न्यायिक हस्तक्षेप आरक्षण ने सबसे ज्यादा झेले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह पूछना चाहिए था, इसमें कहीं कुछ नहीं है। आंकड़े हैं, आंकड़े सरकार के पास है। 69 लोगों के विज्ञापन निकले। भारत में आरक्षण अधिनियम है, आरक्षण का बाकायदा रोस्टर सिस्टम है। उस रोस्टर सिस्टम में यह प्रावधान है कि जो एससी होगा, ओबीसी होगा या एसटी उत्तर प्रदेश में होते नहीं है, आमतौर पर चंदौली जिले में थोड़ी सी आबादी है, अगर उनके पास ऐसी चीजें हैं, अब किस बात की आप जांच कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। सरकार को निर्देशित करें, सरकार की गलती है, सरकार ने कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खाया है, तो इसमें जांच, ये बाकायदा लटकाने का एक तरीका है। लंबे समय तक देखिए, जो कमजोर वर्गों के लोग होते हैं, वो साधन विहीन लोग होते हैं, उनके पास न्यायिक लड़ाई को लड़ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्याय पाना, ये बड़ा कठिन है। और भारत में न्याय बहुत सस्ता नहीं है, भारत में न्याय बहुत महंगा है। जिनके पास आज भारत जो है अधिकतम आबादी को गरीब मान रही है, क्या आपको लगता है कि वो गरीब लोग, उनके पास ऐसे संसाधन होंगे जिनके पास नौकरी पाने के लिए वह फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, वो कहां से सुप्रीम कोर्ट में कितना बड़ा वकील खड़ा करेंगे? तो ऐसे में संस्थानों को जागना चाहिए, और जो हक मारा जा रहा है सरकारों से पूछना चाहिए। जी ठीक है सतीश जी, आपके साथ चर्चा से अगर समझ में आया होगा सरकारों को तो ये वही फैसला लेंगे, लेकिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर इसको सोशल मीडिया पर सिर्फ जीतने और हारने के लिए आंकड़े देगी तो स्थिति ऐसी ही रहने वाली है और इससे ज्यादा बिगड़ने वाली है। बड़ी खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।